नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार चंदन बोर्ड एकेडमी में। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th इतिहास का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आपका एनसीईआरटी बुक में जो है यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, आज की इस क्लास में हम लोग वही अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए और हम सभी मिलके इस क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीका से करने वाले हैं। ठीक है ना। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर दें। ठीक है ना। चलिए, तो हम यहाँ पे कोई टाइम गवाए हुए क्लास को शुरू कर रहे हैं बाबू। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कक्षा 10 इतिहास का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये एनसीईआरटी वाला जो बुक है ना आपका, ठीक है ना, उसी बुक का आधारित जो भी क्वेश्चन है। ठीक है ना। कौन? एनसीईआरटी बुक। ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक जो है आपका, उसी के यहाँ पे चारों क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है ना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। चलिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन से हम लोग क्लास को क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। ठीक है बाबू। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है इससे आपका, राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है ना। आप सभी इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ लीजिएगा। ठीक है ना। राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है ना। तो उत्तर देखिए, कदा कि राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और गर्व रखता है। ठीक है ना। आप समझिए राष्ट्रवाद क्या है। मतलब राष्ट्रवाद ऐसा है जो कोई अगर व्यक्ति है, ठीक है ना, वो अपना देश के प्रति प्रेम रखता है, निष्ठा रखता है, गर्व रखता है। मैं जो है सो क्या हूँ, भारत देश का नागरिक हूँ। ठीक है ना। और भारत से मैं क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। ठीक है ना। और यह भावना लोगों को एकता, स्वतंत्रता और राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रेरित करती है। ठीक है ना। और ये भावना है, अब ऐसा नहीं है जो कोई एक व्यक्ति कर सकता है। ठीक है ना। मतलब सारा व्यक्ति को मिलकर करना पड़ेगा एकता में। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद इसमें राष्ट्रीय हित को व्यक्तित्व हितों से ऊपर रखता है। ठीक है ना। मतलब सारा कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक है ना, हमको क्या करना पड़ता है, राष्ट्रीय के लिए मतलब प्रेम, निष्ठा, राष्ट्रीय मतलब के लिए जगाना पड़ता है। ठीक है ना। तो यही हो जाता है मेरा क्या, राष्ट्रवाद हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, आई होप आप सभी को ये राष्ट्रवाद क्या है बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया हुआ। ठीक है। चलिए, अब हम दूसरा क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है किस आपका, मेजनी कौन था। ठीक है ना। आपसे क्या क्वेश्चन है, मेजनी कौन था। ठीक है ना। हम जिस तरीका से आपको बता रहे हैं ना, ठीक है, इसी तरीका से आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, एक नंबर भी एग्जाम नहीं काटने वाला है। ठीक है ना। चलिए देखिए, उत्तर में है कि मेजनी इटली का एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता था। अब यहाँ से समझिए, मेजनी जो है सो कहाँ का क्रांतिकारी नेता था, तो इटली का। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। ठीक है ना। तो मेजनी इटली का क्या था, प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता था। ठीक है। उसका जन्म 1807 ईस्वी में जिनेवा, जिसको हम इटली में हुआ था। उसने 1831 में यंग इटली नामक स्थापना की थी। ठीक है ना। देखिए, ये इससे ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है। ठीक है ना। ये मतलब हर एक साल पूछ लिया जाता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी, कि यंग इटली नामक संस्था का स्थापक कौन है। ठीक है। तो मेजनी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, उसका कहाँ जन्म हुआ था, 1807 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। कहाँ पे, इटली में हुआ है। ठीक है। और ये 1831 ईस्वी में इटली नामक संगठन की स्थापना की। ठीक है ना। जिसका उद्देश्य इटली का एकीकरण और विदेशी शासनों से मुक्त था। मतलब यंग इटली नामक संगठन का जो स्थापना किया था, इसका क्या उद्देश्य था, जो इटली का एकीकरण हो और विदेश शासन से मुक्त हो। ठीक है ना। विदेश आदमी या विदेश यात्री जो भी था, वो क्या करता था, मतलब अपना शासन चला रहा था, उस शासन से इसका था, जो हम अगर यंग इटली का स्थापना कर रहे हैं तो इससे क्या हो, मुक्त हो ये। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए, मेजनी ने युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाई, इसीलिए इसे इटली का प्रेरणादायक क्रांतिकारी कहा जाता है। मेजनी क्या करता था पता है ना, मेजनी क्या करता था, जो युवा है, ठीक है ना, जो यंग है, ठीक है, उसमें क्या करता था, प्रेरित करता था। कौन चीज़ के लिए, एकीकरण के लिए। ठीक है ना। मेजनी क्या करता था, मतलब युवाओं को देशभक्ति के लिए प्रेरित करता था। ठीक है ना। और उसकी मृत्यु कब हुई, 1872 ईस्वी में उसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। ठीक है ना। चलिए, आई होप आप सभी को समझ में आ गया। एक बार हम थोड़ा फिर से रिपीट कर दें। चलिए देखिए, मेजनी इटली का एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता था। ठीक है ना। उसका जन्म की बात किया जाए तो 1807 ईस्वी में कहाँ में, इटली में जनेवा में जन्म हुआ था। ठीक है ना। उसने यंग इटली नामक की स्थापना 1831 ईस्वी में किया था। उसका उद्देश्य ये था कि इटली का एकीकरण और विदेश शासन से मुक्त
मुक्त, मतलब ठीक है ना। उसके बाद मेजनी ने जितना भी युवा था, ठीक है ना, जितना भी युवा लड़का था उसमें देश प्रेम की भावना भर रहा था, ठीक है ना, इसीलिए उसे इटली का प्रेरणादायक क्रांतिकारी कहा जाता था, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में इटली का मतलब मृत्यु हो गया कब, 1872 ईस्वी में, ठीक है। तो आई होप आप सभी का दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आ गया हो। तो आप सभी कमेंट कर दीजिएगा हाँ सर हम लोग क्या क्या समझ गए, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि इस जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी, ठीक है ना। बताइए, अब जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, ठीक है ना, तो उसका बाधा क्या था, ठीक है ना। तो बताइए जर्मनी के एकीकरण का क्या बाधा था, ठीक है ना। तो जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित था, ठीक है ना। उसका एक बाधा नहीं था जो हम बोल देते हाँ भाई इसका ये बाधा है, ठीक है ना। उसका 4-5 पॉइंट करके बाधा है, ठीक है ना। तो उसमें हम यहाँ पे 4 या 5 पॉइंट लिया होगा, ठीक है ना, 5 पॉइंट लिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए पहला पॉइंट था कि राजनीतिक विखंडन। वहाँ पे जैसे ही यहाँ पर अगर एकीकरण होने जा रहा था तो राजनीतिक विखंडन हो गया, ठीक है ना। राजनीतिक विखंडन की बात की तो देश के छोटे छोटे राज्य या रियासतों में बटा हुआ था और अपने जिसके अपने शासक और नीति थी। मतलब छोटा छोटा राज्य बट गया था, छोटा छोटा करके, एक घर यहाँ, 2 घर यहाँ, 4 घर यहाँ, और उसका शासन अलग था, ठीक है ना। मतलब कोई अपना अपना हिसाब से वहाँ पे क्या करता था, अपना काम करता था, ठीक है ना। किसी का एक मतलब जो है सो माइंड नहीं था जो हमको क्या करना है, एकीकरण सही से करना है और युद्ध जीतना है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा था कि विदेशी प्रभुत्ता, ठीक है ना। कुछ क्षेत्रों पर बाहरी शक्तियों जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आदि का क्या था, नियंत्रण था, ठीक है ना। मतलब कुछ ऐसा देश था उस पर क्या करता था, मतलब ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये सब जो भी था उस पर क्या करता था, अपना कब्जा जमा रखा था, ठीक है ना। मतलब कुछ कुछ देशों पर, ठीक है ना। कौन कौन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जो क्या करता था, अपना कब्जा वहाँ पे जमा रखा था। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए, बोला कि आर्थिक असमताएं, ठीक है ना। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में विकास का स्तर अलग अलग था जिसके एक साझा आर्थिक नीति बनाना कठिन था, ठीक है ना। मतलब सबका आर्थिक नीति मतलब अलग अलग हो गया था। उसको सोच रहा था कि अगर एकीकरण हम कर रहे हैं इसको क्या करें, एक में मिला ले, लेकिन वो करना क्या था, काफी कठिन हो जा रहा था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम चौथा पॉइंट समझते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट था कि भाषा और संस्कृति भिन्नता, ठीक है ना। अलग अलग भाषाएं, बोलिए और परंपराओं एक साझा राष्ट्रीय पहचान बनने में बाधा डालती। अब क्या होता था वहां पर ना, ठीक है, मतलब छोटा छोटा राज्य में जब बच गया, एक घर यहाँ, 2 घर यहाँ, 4 घर वहाँ, तो कोई भी आदमी जो था ना सो अपना एक रंग भाषा नहीं बोलता था, ठीक है ना। कोई कुछ भाषा बोल रहा है तो कोई कुछ भाषा बोल रहा है तो कोई कुछ भाषा बोल रहा था। इसी कारण उसको एक ठंग करना जो क्या हो रहा था, काफी कठिन हो रहा था, ठीक है ना। चलिए अब 5वां पॉइंट समझिए। 5वां पॉइंट है कि शासन के स्वार्थ, अस्थाई शासक अपनी सत्ता और विदेशाधिक खोना नहीं चाहते थे। और वहाँ पे जैसे शासन का बहुत हो गया, वहाँ पर जो भी मान के चलिए एक घर या 2 घर या 4 घर के वहाँ जो भी नेता था, ठीक है ना, तो वह सोचता था कि नहीं हम ये 2 घर पकड़े हैं जो भी कुछ है, ठीक है ना, तो इसको अगर हम छोड़ देते हैं ना, ठीक है, तो हमको थोड़ा कुछ मतलब हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी कारण अगर वहाँ पे मान के चलिए 1-2 घर नेता अगर नहीं रहता, अगर एकजुट होकर पूरा गाँव अगर या पूरा देश जो है सो पूरा एक हो जाता, ठीक है ना, अगर उसके बाद युद्ध को लड़ा जाता तो बहुत ही आसानी तरीका से जीत जाता, ठीक है ना। ये 2 घर यहाँ, 2 घर, कोई आम बोल रहा था, कोई इमली बोल रहा था, तो कैसे में पता चलता है, ठीक है ना। तो इसी कारण ये 5वां शासन था, ठीक है ना। चलिए तो आई होप आप सभी को यहाँ पे 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आ गया। तो प्लीज समझ में आ रहा है तो आप सभी कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। कमेंट जरूर करिएगा आप सभी को ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक करके हाइप कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लास्ट क्वेश्चन समझते हैं जो कि यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना। कहा कि मेटरनिक युग क्या है, ठीक है ना। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है मेटरनिक युग क्या है बाबू, ठीक है ना। देखिए जितना भी क्वेश्चन हम लिखा है ना इसको आप आसानी से बोर्ड एग्जाम जो है सब आसानी से लिख सकते हैं। इसमें 1 नंबर भी एग्जामिनर नहीं काटेगा, ठीक है ना। बहुत ही मतलब शॉर्ट मतलब जो है सो अच्छा तरीका से यहाँ पे लाइन बाय लाइन दिया गया है। चलिए उत्तर में कि वियना सम्मेलन 1815 के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मेटरनिक ने यूरोप के लोकतंत्र और राष्ट्रवाद को दबा कर राजतंत्र को मजबूत किया। क्या हुआ था ना, वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में। इससे ऑब्जेक्टिव भी आएगा जो वियना सम्मेलन बाबू कब हुआ था, तो आप सभी का जवाब क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए क्या 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। तो मेटरनिक युग क्या है इसको समझो। तो वियना सम्मेलन जब 1815 ईस्वी के बाद हुआ था तो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन बने, तो मेटरनिक ने यूरोप में मतलब लोकतंत्र और राष्ट्रवाद को दबाकर राजतंत्र किया। मतलब वहाँ पे इतना अच्छा तरीका से शासन चलाया, इतना अच्छा तरीका से वहाँ पे काम किया, ठीक है ना। वहाँ पे मतलब ऐसे समझिए ना, मतलब जो भी काम था ना पूरा सिस्टमेटिक ढंग से किया जा रहा था, बहुत ही अच्छा तरीका से वहाँ पे काम किया जा रहा था, ठीक है ना। इसीलिए वहाँ के आदमी जैसे इसको बहुत ही अच्छा से चाहने लगा।
ठीक है ना। और 1848 की क्रांति में उसे इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है ना। जब 1848 आया क्रांति, ठीक है ना, तो उसमें उसको क्या हुआ, इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी का यहाँ पे 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन आंसर आप सभी बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे, ठीक है ना। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है आप सभी 1 से 4 तक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी 1 से 4 तक क्वेश्चन समझे या फिर ना समझे, प्लीज़ आप सभी कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है ना। और ये क्लास कैसा लगा प्लीज़ आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, ठीक है ना। तो आपका एक फर्ज बनता है जो आप भी अपना एक फर्ज निभाए, ठीक है ना। चलिए तो फिर मिलेंगे बाबू अगले टॉपिक के साथ। आप सभी कमेंट कीजिएगा इससे अगला टॉपिक क्या आना चाहिए, ठीक है। ओके बाय, तब तक के लिए।